तो मेरे प्यारे प्यारे फैन लवली वाले बच्चों को एम के सर की ओर से हमारे जो न्यू डांस क्लासेस के चैनल है इसमें बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10वीं का जो विज्ञान है, तो विज्ञान का पाठ 1 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। तो देखिए कि जो अभिक्रिया है वो वास्तव में होती क्या है। अब देखो, अभिक्रिया में होगा क्या कि दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं बेटा। कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है बेटा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। अब जो भौतिक परिवर्तन है इसमें होता क्या है कि केवल पदार्थ की अवस्था बदलती है, इसमें पदार्थ नहीं बदलता। जैसे हमारे पास जैसे कि हमारे पास पानी है। अब पानी को यदि हम फ्रिज में रख देंगे, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, तो पानी जम जाएगा। तो जो इसकी द्रव अवस्था है उससे किस में बदल जाएगा बेटा? किस में बदल जाएगा? ठोस अवस्था में। और इसी प्रकार से यदि उस बर्फ को वापस कहाँ रख दिया जाए, बाहर निकाल के रख दिया जाता है, तो वह वापस से पानी में बदल जाता है। अब इसी पानी को आप ले जाओ कहाँ? किसी भी गैस के ऊपर रख दो। अब जब उसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होगा बेटा? उससे भाप बनेगी, अर्थात वाष्प बनेगी। तो ये वाष्प क्या है? ये जली तो है जो कि गैसीय रूप में बदल गया। तो होता क्या है बेटा कि जो बर्फ है, बर्फ का सूत्र भी H2O होता है और जल का सूत्र भी H2O होता है और जो हमारे वाष्प है, जल वाष्प, उसका सूत्र भी H2O होता है। तो बेटा यहाँ पर रासायनिक संगठन नहीं बदलता। जो कि जो भौतिक परिवर्तन होता है, इस भौतिक परिवर्तन में रंग, उसका रूप, अवस्था आदि बदलते हैं, उसका रासायनिक संगठन नहीं बदलता, इसमें नया पदार्थ भी नहीं बनता। जबकि बेटा रासायनिक जो परिवर्तन होता है, इस रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे हमारे पास दूध है। अब दूध को हमने क्या कर दिया? दही में बदल दिया। तो दूध अलग पदार्थ है बेटा और दही अलग पदार्थ है, उनका संगठन अलग होता है। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास कोयला है कार्बन के रूप में। अब हमने इसको जला दिया तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। अब कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। अब जब इससे बनेगा तो CO2 बनेगा और उष्मा बनेगी। तो होता क्या है होता क्या है बेटा कि जब भी किसी परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है और साथ साथ उसमें भौतिक परिवर्तन भी हो सकते हैं, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें नया पदार्थ बनता है। अब देखो, जो भौतिक परिवर्तन है इसमें तो जो प्रारंभिक पदार्थ है वो पुनः प्राप्त हो जाता है, परंतु रासायनिक परिवर्तन में प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं होता। ठीक है बेटा। अब देखो, मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूं, ये तो हमने 9वीं में पढ़ा था, फिर इसके यहाँ पर क्या आवश्यकता पड़ गई। तो देखो, इससे हमें पता चली क्या? रासायनिक अभिक्रिया। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है वो होती क्या है उसको समझो। कि यदि किसी भी पदार्थ में कौन सा परिवर्तन हो जाए बेटा? रासायनिक परिवर्तन, जो कि मैंने अभी अभी बताया। मतलब उसके भौतिक परिवर्तन तो हो ही सकते हैं, साथ में उसकी क्या बदल जाएगी बताओ? रासायनिक संगठन भी बदल जाएगा और हमें नया पदार्थ भी प्राप्त होगा। तो यदि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो बेटा, अब हम समझ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, अब जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें होगा क्या? रासायनिक परिवर्तन होगा। क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। तो यदि किसी पदार्थ में क्या हो जाए बेटा? रासायनिक परिवर्तन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया जब हम समझ चुके तो फिर ये जो रासायनिक समीकरण है ये क्या चीज है ना? तो रासायनिक समीकरण क्या होती है, अब इसको समझो। कि जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, इसको मैं एक, जैसे मान लो
मैग्नीशियम का एग्जाम्पल ले लेते। जैसे हमारे पास एक मैग्नीशियम का रिबन है बेटा, अब उसका वायु की उपस्थिति में दहन कर लिया। जब इसका दहन करते हैं तो यह चमकदार श्वेत ज्वाला ज्वाला के साथ जलता है, ठीक, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। अब देखो, जब इसको मैंने परिभाषा के रूप में बोला तो इसको बहुत लंबा चौड़ा बोलना पड़ रहा है। क्या बोलना पड़ रहा है? यदि किसी पदार्थ को, मतलब जैसे मैग्नीशियम ले लिया, तो मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में दहन करने पर यह श्वेत ज्वाला, चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ जलता है, जिससे नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है हमें, ठीक है। अब जो ये इतना लंबा चौड़ा तो अक्सर मानव की प्रवृत्ति रही है बेटा कि वो प्रत्येक चीज को छोटा करना चाहता है। क्या चाहता है? प्रत्येक चीज को छोटा करना चाहता है। तो फिर इन्होंने रासायनिक अभिक्रिया को भी छोटे रूप में लिखने की कोशिश की। तो इसको छोटे रूप में लिखने के लिए उन्होंने उपयोग किया बेटा रासायनिक समीकरण का। किसका? रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की थी बेटा? दो प्रकार की। एक तो थी शब्द समीकरण, शब्द समीकरण, और दूसरी होती है सूत्र समीकरण। अब ये दोनों को लिखने का तरीका से है, बस इसमें शब्दों का प्रयोग करते हैं और इसमें सूत्रों का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब लिखते कैसे इसको कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे मैंने अभी बोला था मैग्नीशियम रिबन को, किसको? मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम रिबन को किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में। कभी भी कोई भी पदार्थ यदि जलता है तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो किससे क्रिया करेगा? ऑक्सीजन से। और बन क्या जाएगा इससे? देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलेंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। अब देखो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन है, साथ में इधर क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। अब इसको संतुलित कर लेते हैं। जैसे यहाँ ऑक्सीजन कितने? दो, यहाँ कितना है बेटा? एक, तो इसके आगे क्या लगा थे? दो। अब इससे क्या हुआ? मैग्नीशियम भी कितने हो गए? दो, तो इधर मैग्नीशियम को कितना कर दें? दो। तो देखो, ये तो है शब्द समीकरण और ये है सूत्र समीकरण। अब बेटा ये जो इधर वाली चीज है, इधर वाली रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों में परिवर्तन होता है उन पदार्थों को तो हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक या क्रियाकारक कह दो। क्या कह दो? क्रियाकारक। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं बेटा? प्राप्त होते हैं, उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद या क्रिया फल। क्या कहते हैं? उत्पाद या क्रिया फल कहते हैं। तो देखो, इधर अभिकारक है और इधर उत्पाद है। अब रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से लिखते हैं? यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मेरी बात को ध्यान से समझ लेना और सुन लेना ताकि आप इस वाले क्वेश्चन को कर सकें। तो रासायनिक जो समीकरण है वो किस प्रकार से लिखी जाती है? तो देखो, रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है और जो उत्पाद होते हैं उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। अब देखो बेटा, दो या दो से अधिक अभिकारक होने पर उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। इसी प्रकार यदि उत्पाद दो या दो से अधिक होते हैं तो इनके मध्य भी किसका चिन्ह लगाया जाता है? प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। अब देखो, जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तीर का, जिसका मुंह सदैव उत्पाद की ओर होता है, जो कि अभिक्रिया के होने की दिशा को बताता है। ठीक बेटा। अब देखो अगला पॉइंट, यदि अभिक्रिया में किसका प्रयोग किया जा रहा है? अभिक्रिया में
किसी उत्प्रेरक, ताप, दाब आदि भौतिक अवस्थाओं का उपयोग किया जाता है तो उसको तीर के चिन्ह के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। और जो अभिकारक और उत्पाद है इनकी अवस्थाओं को दर्शाने के लिए इनके ब्रैकेट के पीछे यदि ठोस है, क्या है बेटा, ठोस, तो हम यूज करते हैं एस का, यदि द्रव है तो हम यूज करते हैं किसका, एल का। और यदि विलयन अवस्था है, क्या अवस्था, विलयन अवस्था, तो इसके लिए एक्वस फॉर्म अर्थात एक्यू का उपयोग करते हैं। और यदि गैसीय अवस्था है बेटा, कौन सी अवस्था है, गैसीय अवस्था, तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, जी का उपयोग। तो आपने कभी भी रासायनिक समीकरण के पीछे ऐसे, जैसे मैग्नीशियम ठोस है तो एस सॉलिड, ऑक्सीजन गैस है तो इसके पीछे आ जाएगा जी, और ये भी ठोस है तो इसके पीछे आ जाएगा एस। ऐसा आपने पीछे लिखा हुआ देखा होगा। तो ये बताता है कि किस अवस्था में, क्या बताता है कि किस अवस्था में। तो फिर हम इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। और यदि रासायनिक समीकरण में अभिकारक उत्पाद के शब्दों का प्रयोग किया है तो उसे शब्द समीकरण कहेंगे, और सूत्रों का प्रयोग किया है तो उसे सूत्र समीकरण कह देते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूं आपका, तो ध्यान से समझेगा कि शब्द समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं। तो शब्द समीकरण लिखने के लिए जो रासायनिक समीकरण है उसमें उपस्थित अभिकारक और उत्पाद के नाम का प्रयोग करते हैं। अभिकारक को बाईं ओर, उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक होने पर उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाते हैं। दो या दो से अधिक उत्पाद होने पर उनके मध्य भी प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अभिकारक उत्पाद के मध्य तीर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और तीर का मुंह, तीर जो अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जो तीर का मुंह है वो सदैव उत्पाद की ओर होता है, जो कि अभिक्रिया के होने की दिशा को बताता है। और कोई सी भी जो भौतिक अवस्था है जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि, उसको तीर के चिन्ह के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। और जो पदार्थ इनकी भौतिक अवस्था दर्शाने के लिए उनके पीछे ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, एस, एल, ए, क्यू और जी लिख देते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी किसको लिखा जाता है बेटा, रासायनिक समीकरण को। अब ये तो थी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के प्रकार पूछे तो दो है, शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण। और बेटा देखो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पूछे तो मैं अभी बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं, ठीक। तो अभी तक जितने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लें ताकि उसको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। अब देखो जो रासायनिक अभिक्रिया है ये निम्न प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है, निम्न प्रकार की। अब यदि हम बात करते हैं किसकी, पहले वाली की, तो इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब देखो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसी को हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक। या इसी को योगशील अभिक्रिया भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, योगशील अभिक्रिया। अब ये होती क्या है, देखो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, संयोजन मतलब दो या दो से अधिक चीजें जुड़ेगी, पर इसमें जो प्राप्त होता है जोड़ने पर कितने प्राप्त होंगे, एक प्राप्त होगा, ठीक। तो देखो हम इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो बेटा, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जो उत्पाद है वो तो क्या होता है बेटा, एक, और जो अभिकारक होते हैं क्या, दो या दो से अधिक। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर या संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, ये योगशील अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे कार्बन है, इसकी क्या क्या अपन ने ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन कर ले बेटा, तो जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, CO2। क्या प्राप्त होगा बेटा, CO2 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या हुआ, उपरोक्त अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक
संयोग करके एकल उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अतः यह कौन सी अभिक्रिया है बेटा? संयोजन अभिक्रिया। इस प्रकार से इसको नीचे लिख देते हैं। ठीक, अब दूसरा जो नंबर आता है यह आता है किसका? वियोजन अभिक्रिया का। किसका आता है? वियोजन अभिक्रिया। और इसी को हम अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। क्या? अपघटन अभिक्रिया। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, जैसे संयोजन में क्या हुआ था, 2 या 2 से अधिक मिले थे और बना कितना था? 1। इसका उल्टा कर दो। यहाँ पर हमारे पास जो अभिकारक है, अभिकारक वो तो है बेटा 1। कितना है? 1। और इधर जो उत्पाद है, कौन? उत्पाद, वो कितने? 2 या 2 से अधिक। तो क्या परिभाषा बन जाएगी इसकी? कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर या टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वियोजन अभिक्रिया। क्या बताया मैंने? कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर या वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये भी कितने प्रकार की थी बेटा? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। देखो पहली होगी क्या? उसमें वियोजन। क्या होगी? उसमें वियोजन। और जो दूसरी होती है ये होती है विद्युत अपघटन। क्या होता है? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। और जो तीसरी है ये होते हैं प्रकाशीय अपघटन। क्या होता है? प्रकाशीय अपघटन। अब देखो सुनो, उसमें वियोजन किसे कहेंगे? ऐसी वियोजन अभिक्रिया, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो किसकी उपस्थिति में हो? ऊष्मा की उपस्थिति में, उसे क्या कह देंगे बेटा? उसमें वियोजन कर देंगे। और ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो किसकी उपस्थिति में हो? विद्युत की उपस्थिति में, उसे क्या कह देंगे हम? विद्युत अपघटन कह देंगे। और ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो किसकी उपस्थिति में हो? प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, उसे हम प्रकाश से अपघटन कह देते हैं। अब देखो इसको कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे वियोजन की बात करें तो CaCO3 अगर इसको गर्म कर लो तो क्या प्राप्त होगा? CaO प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? CaO। साथ में क्या प्राप्त होगा? CO2 गैस प्राप्त होगी। तो देखो CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट एकल पदार्थ है बेटा। अब जब ये वियोजित हुआ तो 2 या 2 से 2 पदार्थ क्या हो गया हमें प्राप्त? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कितने पदार्थ प्राप्त हुए? 2 पदार्थ। तो यह उसमें वियोजन की भी अभिक्रिया है। ठीक, अब विद्युत अपघटन में क्या? जैसे जल ले लो H2O, इसमें क्या कर दो? विद्युत धारा प्रवाहित कर दो। यहाँ क्या है? ऊष्मा। और यहाँ क्या आएगी? विद्युत धारा। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा बेटा? हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? एक तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी और एक कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाएगी। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? विद्युत अपघटन का। अब देखो विद्युत अपघटन का ऐसा कभी कभी पूछ लेता है कि विद्युत अपघटन को चित्र बनाकर समझाओ। क्या पूछ लेता है? विद्युत अपघटन को चित्र बनाकर समझाओ। तो हम क्या कर लेते हैं? एक मग ले लेते हैं बेटा। क्या ले लेते हैं? मग। प्लास्टिक मग ले लिया हमने और इस प्लास्टिक मग में क्या कर लिया? तली में 2 छिद्र कर लिए। क्या कर लिए? तली में 2 छिद्र। और इन दोनों छिद्रों में कार्बन की 2 इलेक्ट्रोड लगा दी। क्या लगा दी? 2 इलेक्ट्रोड। और इनको हम क्या कर लेते हैं? बैटरी से। किससे? बैटरी से और एक कुंजी से संयोजित कर देते हैं। ठीक, और इसमें जल भरकर कुछ बूंदें या तो सल्फ्यूरिक अम्ल की या HCl अम्ल की डाल देते हैं। और जो 2 परख ले लेंगे बेटा, इनको आधा जल से भर देंगे अंशांकित और इनके ऊपर उल्टा रख देते हैं इलेक्ट्रोड पर। और जब इसमें क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो
जो विद्युत धारा है, अब देखो ये जो किससे जोड़ता है, देखो एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। तो जो एनोड है वो तो होता है प्लस वाला, कौन होता है, प्लस वाला, ठीक। और जो कैथोड है ये होता है कौन, माइनस वाला। अब जो प्लस है इधर कौन आएगा, देखो यहाँ पर दो चीजें, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पे कौन सा आवेश होता है, प्लस, और ऑक्सीजन पे कौन सा होता है, माइनस। तो देखो प्लस के पास तो आएगा माइनस, मतलब इसमें तो प्राप्त होगा ऑक्सीजन, और जो कैथोड पर प्राप्त होगा, कैथोड माइनस होता है बेटा, तो जो माइनस है उस पर कौन जाएगा, प्लस, मतलब हाइड्रोजन गैस। तो देखो इस पूरे प्रयोग को मैं बताता हूँ दोबारा कि विद्युत अपघटन कैसे करेंगे। कि विद्युत अपघटन के लिए हम एक प्लास्टिक मग लेते हैं और उसकी तली में दो छिद्र कर लेते हैं। दोनों छिद्रों में जो दो इलेक्ट्रॉन लगाकर और रबर की गांठ लगा देते हैं, और इसमें पानी भरकर कुछ बूंदे, जैसे 2-3 बूंदे HCl अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं, और दो जल से अंशांकित भरी परख नलियों को इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा रख देते हैं तथा इन इलेक्ट्रोडों को किससे जोड़ देते हैं, एक बैटरी और कुंजी से जोड़ देते हैं। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें एनोड पर तो ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब देखो हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किस प्रकार से, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करने के लिए हम इस वाली परख नली के यहाँ से सावधानी पूर्वक उठाएंगे, और इस परख नली के जो मुंह है यहाँ पर जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे, कैंडल लेकर आएंगे, ठीक। तो यहाँ से हमें फट फट की ध्वनि सुनाई देगी, कैसी ध्वनि, फट फट। तो इस प्रकार से किसका परीक्षण करते हैं, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करते हैं। यदि हमें फट फट की ध्वनि सुनाई दे तो इसमें कौन सी गैस होती है बेटा, हाइड्रोजन गैस होती है। और तीसरा जो प्रकाशीय अपघटन है, इसमें जैसे AgCl AgBr ले लो, ठीक। तो 2Ag प्लस ये Cl2, ये क्या है, देखो सिल्वर क्लोराइड। इसको हम श्वेत श्याम फोटोग्राफी में भी उपयोग करते हैं, मतलब पुराने समय पर जो रील हुआ करते थे बेटा, उससे जो कागज है उस पर फोटो प्राप्त किया जाता था, तो उस कागज पर लेप किया जाता था, किसका, AgCl का या फिर AgBr का। तो उससे हमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटो प्राप्त होता है। तो ब्लैक को बोलेंगे श्याम और व्हाइट को बोलेंगे श्वेत, इसलिए उसको कहते थे श्वेत श्याम फोटोग्राफी। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी में कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो किसका करते हैं, तो AgCl का, AgBr का। और यहाँ पर लिख देंगे क्या, प्रकाश, क्या लिख देंगे, प्रकाश। तो हमारे संयोजन और कौन से भी क्रिया हो गई बेटा, वियोजन अभिक्रिया। अब आ जाती है किस पर, तीसरे नंबर पर। अब जो तीसरे नंबर पर आती है वो कौन सी भी क्रिया है, यहाँ पर आ जाती है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी आ जाती है बेटा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने से पहले हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए, मतलब तत्वों की क्रियाशीलता का क्रम पता होना चाहिए। तो तत्वों की क्रियाशीलता क्रम रखने के लिए मैंने खुद ने एक ट्रिक बनाई है कि क्या है ट्रिक, कान्हा करे मंगल अलबेले भक्तों का, जिनकी फिकर प्रभु को है, तो क्यों हजारों के आगे आऊं। तो देखो बेटा, मतलब क्या है कि कोई भक्त जन है जो कभी कभी रास्ते में जाते रहते हैं, तो कभी कभी क्या है कि उनके साथ कुछ तो कुछ ट्रेजेडी हो जाती है, तो हमें दुख भी होता है कि इनके साथ ऐसा क्यों होता है। तो हमारा मन ऐसा भी करता है कि उनको रोक ले, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी तो रक्षा करने वाले कौन है, प्रभु है। इसलिए ट्रिक बन जाती क्या कि कान्हा करे मंगल अलबेले भक्तों का, अर्थात हमें उनकी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। वो अलबेले भक्त हो तो गाते बजाते जाते हैं, अतः कान्हा करे मंगल अलबेले भक्तों का। और जिनकी फिक्र तो किसको है बेटा, प्रभु को है, तो क्यों हजारों के आगे आऊं। तो इससे देखो हमें क्रियाशीलता क्रम याद हो जाएगा। इससे तो के मतलब पोटेशियम
सोडियम तो काना करे मंगल अलबेले भक्तों का। और जिनकी जिनकी फिक्र क्या है बेटा, जिनकी फिक्र प्रभु को है, तो क्यों हजारों के आगे आऊं। ठीक है, तो इसमें जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्रियाशीलता घटती जाती है बेटा। क्या हो जाती है, क्रियाशीलता घटती जाती है। मतलब जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक क्रियाशील है। क्या है, अधिक क्रियाशील। और जो सबसे नीचे आता है ये होता है कम क्रियाशील। ठीक, अब देखो ये कहाँ काम आएगा, ये हमारे विस्थापन अभिक्रिया में काम आएगा। ये समझो तुम कि जैसे हमारे पास ये जिंक है और एक ले लेते किसको, जिंक ले लिया, कॉपर ले लो, ठीक, या फिर इसके साथ आयरन अच्छा रहेगा कॉपर के साथ। अब क्या है देखो, यूं समझो कि भाई ये सब लड़के हैं, इनको क्या समझ लो, लड़के समझ लो थोड़ी देर। और जो SO4 है इसको लड़की समझ लो। अब इस लड़की से शादी करने के लिए सारे पागल हुए पड़े। अब देखो इससे शादी तो कोई ना कोई एक की होगी, तो माना कि ये कॉपर इससे शादी करके ले आता है। कॉपर की किससे शादी हो गई, SO4 से, तो बना लिया कॉपर सल्फेट। अब इनके पड़ोसी कल्चर में कौन है, फेरस। अब देखो अधिक क्रियाशील ऊपर और कम क्रियाशील कहाँ रहता है बेटा, नीचे रहता है। तो कॉपर में और फेरस में ऊपर कौन आ रहा है, फेरस। तो अधिक क्रियाशील कौन हुआ, फेरस। अब बताओ कि जो सल्फेट है वो कॉपर के पास रहना पसंद करेगी या फिर फेरस के साथ। तो किसके साथ रहना पसंद करेगी, फेरस के साथ। तो ये फेरस क्या करता है, अधिक क्रियाशील होने के कारण इस कम क्रियाशील कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है और सल्फेट किसके साथ चला जाता है, फेरस के साथ। तो बन जाएगा FeSO4 और कौन अकेले रह जाएगा बेटा, कॉपर। तो क्या परिभाषा बनेगी विस्थापन अभिक्रिया की, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो जैसे इसका वो यूं कहता है कभी कभी उदाहरण सहित समझाइए। अब उदाहरण कैसे दोगे, उदाहरण देने के लिए सबसे पहले तो हम इस एग्जाम्पल को लिख देंगे, लिख दिया हमने। अब देखो इसको एक्सप्लेन भी करना है, सहित समझाना, मतलब उदाहरण सहित समझाना। अब इसको समझाना पड़ेगा, कैसे समझाएंगे कि उपरोक्त अभिक्रिया में फेरस क्या है, अधिक क्रियाशील है, कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है। अतः फेरस कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है, जिससे उत्पाद के रूप में फेरस सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है। अतः ये क्या है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। ओके, तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। अब देखो जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है बेटा, देखो द्विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए कैसे, ये ध्यान रखो कि जैसे मान लो कोई यौगिक है, ये जोड़े में यौगिक, ठीक, किसमें, जोड़े में, और दूसरा यौगिक भी किसमें, जोड़े में। अब क्या होगा कि जो पहला यौगिक है इसका आयन दूसरे यौगिक के आयन से अदला बदली कर लेता है। मतलब ये तो आ जाता है यहाँ पर और ये चला जाता है यहाँ पर, जाता है नहीं जाता। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान या अदला बदली होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया ले लो, वैसे बहुत सी किताबों में मतलब जो हमारी किताब है उसमें ये वाली अभिक्रिया दी नहीं गई है, तो हमने अक्सर ये अभिक्रिया पढ़ी होगी HCl।
है ना, और NaOH पढ़िए। अब देखो इसमें Cl और OH ये आयन है। अब होता है क्या है बेटा कि जो Cl है वो तो चला जाता है किसके साथ, OH के साथ, और OH चला जाता है किसके साथ, H के साथ। तो जो Na और Cl दोनों मिलकर तो बना लेंगे NaCl, और OH और H मिलकर बना लेंगे H2O। ठीक, तो इस प्रकार से देखो Cl और OH की अदला बदली हुई नहीं हुई। तो तभी तो हमने बोला कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है क्या कहलाती है बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, तो हम ऐसा कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें ऐसे अदला बदली हो रही है। ठीक, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। अब लिखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, इसी को हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। एक होती है अपचयन अभिक्रिया, क्या होती है, और एक होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, नाम से पता चला ऑक्सीकरण मतलब किसकी वृद्धि होगी, ऑक्सीजन। जहां ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऑक्सीजन धरा ऋणायन है, जब ऋणायन की वृद्धि होती है तो धनायन की क्या होनी चाहिए, कमी। इसका मतलब हाइड्रोजन की क्या हो सकती है, कमी। ठीक, अब देखो उपचयन में क्या, अपचयन में क्या होगा, इसका उल्टा कर लो। जहाँ यहाँ ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कम। यहाँ हाइड्रोजन कम हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अधिक। तो देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा बनाते हैं, कैसे बनेगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अब यहाँ शब्द बोल रहे हैं या का मतलब या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या किसकी कमी होगी, हाइड्रोजन की। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है तो इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं, अपचयन अभिक्रिया। अब इसमें क्या बोलेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है, क्या कहलाती हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अब देखो यहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा, किसे कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ में तो ऑक्सीकरण होता है, एक पदार्थ का तो क्या होता है, ऑक्सीकरण, और दूसरे का क्या होता है, अपचयन। एक पदार्थ का क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण, दूसरे का क्या होता है, अपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया को अपचय अभिक्रिया, देखो या इसी को उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो, ऑक्सीकरण कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, अपचयन कहलाती है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन हो, क्या कहलाती है बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो इनके एग्जाम्पल आप बुक में से देख लीजिएगा क्योंकि हमारा जो वीडियो है काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब बात आ जाती किसकी, अब एक होता उष्मा सेपी अभिक्रिया, और एक होती है उष्मा शोषी अभिक्रिया, और एक होती है अवक्षेपण अभिक्रिया।
ठीक। और एक होता है क्या हमने पास संसारण, और एक होता है विकृत गंधिता, जिसमें हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। विकृत गंधिता। अब उसमें सेप अभिक्रिया, देखो सेप होना अर्थात बाहर निकलना। तो देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या होता है बेटा, उष्मा बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, उष्मा सेप अभिक्रिया कहते हैं। अब उष्मा शोष अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या हो बेटा, उष्मा का अवशोषण होता है, मतलब उष्मा ग्रहण की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा शोष अभिक्रिया कहते हैं। और अवक्षेपण अभिक्रिया, देखो कभी कभी क्या होता है कि जो अभिक्रियाएं होती है उनमें अविलेय पदार्थ बन जाता है। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, एक टब है, अब इसमें हमारे रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो अभिक्रिया के बाद में एक ऐसा पदार्थ बना जो अविलेय होता है। यह अविलेय पदार्थ कहाँ बैठ जाता है, इसके पेंदे में, इसको तो हम कहते हैं अवक्षेप। क्या कहते हैं, अवक्षेप। और अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो एक बार फिर रिवीजन करा देता हूं इसका, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा अभिक्रिया के दौरान उष्मा बाहर निकलती है उसे उष्मा सेप अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, हम उष्मा शोष अभिक्रिया कहते हैं। और अवक्षेपण अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, एक अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है जो धीरे धीरे पेंदे में बैठ जाता है, जो धीरे धीरे पेंदे में बैठ जाता है, और इस पदार्थ को तो हम अवक्षेप कहते हैं, और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब संसारण तो हम सब जानते हैं, जैसे आपने देखा होगा चांदी की वस्तु काली पड़ जाती है, इधर से जो लोहा है फेरस उस पे क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, ठीक। और जो कॉपर की वस्तुएं हैं वो हरी पड़ जाती है, अर्थात धातुओं को जब अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में लाया जाता है तो वह क्या हो जाती है, तो वह संसारित हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाती है, उनकी जो सतह है, जब धातु की वस्तुओं को अम्ल, आर्द्रता, वायु आदि के संपर्क में लाया जाता है तो उनकी जो सतह है वो खराब हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, संसारण कहते हैं, ठीक। अब संसारण को दूर करने के बहुत सारे उपाय है, जैसे पेंट कर दो, हम करते हैं, जैसे लोहे के दरवाजे कभी कभी उन पर क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी विधियाएं जैसे यशद लेपन है, एनोडीकरण है, इन सबसे हम क्या कर सकते हैं, मिश्र धातु है, इन सबसे हम क्या कर सकते हैं, संसारण से बच सकते हैं। अब देखो विकृत गंधिता, तो वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे मान लो चिप्स वगैरह, ऐसी जो चीजें आलू वगैरह से बनी हुई चीजें, तेल से बनी हुई चीजें, इनको हम कहते हैं वसा युक्त खाद्य पदार्थ। तो वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनको यदि लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है, इनको यदि लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है तो इनमें गंध आने लगती है और स्वाद बदल जाता है। क्या आ जाती है, इनमें गंध आती है और स्वाद बदल जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। और इससे बचने के लिए बेटा जो निर्वातित डिब्बों का उपयोग करते, किसका उपयोग करते हैं, निर्वातित डिब्बों का। आपने देखा होगा कभी भी जो पैक बंद सामग्री आती है वो पैक जब डिब्बों में पैक होकर आते ऊपर सील लगी रहती है, बिल्कुल पैक, है ना, उनमें बिल्कुल भी बाहर की वायु अंदर नहीं जा सकती, है ना, और उसमें से हवा को कहाँ निकाला होता है, बाहर निकाला होता है, ठीक। इसी प्रकार से जो चिप्स की थैली है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो हमने आज इस वीडियो में पहले टॉपिक से लेकर और लास्ट टॉपिक तक पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो आज हमारा पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो धन्यवाद, इसी प्रकार से बने रहिए। अब हम आपके लिए अगली क्लास में नया चैप्टर लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।